कश्मीर लाइफ के साइंस टॉक सीरीज़ में आपका खुशामद। अगर आप नावलें पढ़ते होंगे तो कुछ नावलें उनके मरकज़ी किरदार जो हैं हमज़ाद के आसपास होती हैं। हमज़ाद एक मिस्ट्री, एक मिथिकल ऑर्गेनिज़म्स होते हैं जो एक इंसान का उसकी हूबहू शक्ल होती है। तो हमज़ाद तो खैर फिक्शन है, लेकिन हम शक्ल पॉसिबल है और उसको हम क्लोनिंग समझते हैं। तो क्लोनिंग एक नया साइंस है जिसको एनिमल वर्ल्ड में तो काफ़ी दुनिया में इस पे काम हो रहा है। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे और आज इस कड़ी में क्लोनिंग के हवाले से बात करने के लिए हमने डॉक्टर प्रोफेसर रियाज अहमद शाह साहब को तकलीफ दी है जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में क्लोनिंग की शुरुआत की बहुत पहले। तो डॉक्टर साहब आपका खुशामद कश्मीर लाइफ के शो में। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आपके जो साइंटिफिक परस्यूट्स रहे हैं, आपकी जो लर्निंग कर रही है उसके बारे में बात करें, ये क्लोनिंग एक नया सब्जेक्ट है। एक आम इंसान को हम कैसे समझाएंगे कि क्लोनिंग है क्या और ये कैसे की जा सकती है और इसके फ़ायदे, नुकसान तो मैं नहीं पूछूंगा, इसके फ़ायदे क्या हैं? बेसिकली जो क्लोनिंग है, नॉर्मली अगर हम जानवरों में देखें तो जानवर कैसे पैदा होते हैं, वो नॉर्मली हम ब्रीड करते हैं। एक मेल होता है, एक फीमेल जानवर होता है। तो ब्रीडिंग के बाद आपको एक ऑफस्प्रिंग मिलता है आफ्टर पर्टिकुलर जो टाइम उसमें जेस्टेशन का लगता है नॉर्मल। लेकिन क्लोनिंग एक ऐसा साइंस है जो रिसेंटली डेवलप हुआ, बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं हुआ। 97 में पहला क्लोन, शायद सुना होगा, डॉली के नाम से एक जीव का क्लोन बना था। तो वो तब से शुरुआत हो गई। तो उसमें ख़ास ये था कि मतलब आप किसी भी एनिमल को पैदा कर सकते हो एक लेबॉरेटरी में, उसका एम्ब्रियो बना के, उसके बाद उसको किसी मादा में ट्रांसफ़र करके, उसके यूट्रस में ट्रांसफ़र करके वो फिर पैदा कर लेता है। नॉर्मल जितना टाइम उसमें जेस्टेशन का होता है तो उसके बाद वो पैदा हो जाता है। लेकिन खासियत ये है कि मतलब अब उसको मेल की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो फीमेल से आप सेल लेके फीमेल ही बना सकते हैं और मेल से मेल ही बना सकते हैं। तो ये उसका एक फ़ायदा है। दूसरा, अगर आपकी अच्छी नस्ल का कोई जानवर है, उसको आप चाहते हैं कि उसकी कुछ कॉपीज़ बनाएं, ठीक है, बहुत उसका नंबर बढ़ाना चाहते हैं, तो क्लोनिंग एक वाहिद ज़रिया है जिससे आप उसको नंबर्स बना सकते हैं और आप उसको लेबॉरेटरी में एम्ब्रियोज बना के देन वो बना सकते हैं आप। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, हम इस वक्त डॉक्टर शाह साहब से उनकी लैब में बात कर रहे हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी है, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट हेड करते हैं। सुकास्ट के बारे में आपको पता है कि एक ज़माने में सुकास्ट एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जम्मू कश्मीर में, लेकिन 2000 में इसका बाइफर्केशन हो गया। अब हमारे यहाँ 2 सुकास्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक जम्मू की है, एक कश्मीर की है। वेरी रिसेंटली ये जो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR है, इसने भी NAC की तरह एक रैंकिंग शुरू की है, एक प्रोसेस शुरू की है ताकि यूनिवर्सिटीज़ का मेयार पता चले, रिसर्च का स्टाइल पता चले, कामयाबी पता चले, कॉम्पिटेंसीज पता चले। 2021 की जो ICAR रैंकिंग है उसमें सुकास्ट J जो है, जम्मू वाला हमारा जो चैप्टर एक ज़माने में हुआ करता था, उसकी रैंक ऑल इंडिया रैंकिंग में 37 पे आती है और सुकास्ट कश्मीर जो है उसकी रैंकिंग इस वक्त 6th है। ये लास्ट रैंकिंग में 10th पे थी, तो 4 पोजीशंस इंप्रूव की हैं इस यूनिवर्सिटी ने एक साल में। डॉक्टर साहब, आप बायोटेक्नोलॉजी हेड करते हैं, काफ़ी टाइम से डिपार्टमेंट देख भी रहे हैं, लेकिन आपका जो रिसर्च रहा है, जो काम रहा है, उस पर बात करने से पहले ये बात ज़रूर बन जाती है हमारी नाजरीन के लिए कि पहले वो डॉक्टर शाह साहब को जाने, उनकी लर्निंग कैसे करो, क्या थी, और लर्निंग करो चैलेंजिंग भी होती है, लीनियर मोमेंट होती ही नहीं है लर्निंग में, और कभी कभी ऐसे बैंड्स भी होते हैं, बहुत ब्लाइंड बैंड्स होते हैं। कहीं वो कहते हैं ना, जलेबी मोड़ भी आते हैं, जो लद्दाख में हम देखे हैं, चाहे चंगथंग में आपने देखे होंगे उस इलाके में। तो हमें हमारे नाज़रीन को ये बता दें कि आपका जो पूरा स्कूल से लेकर
तो यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में एक मेजर चैलेंजिंग डिपार्टमेंट हेड करने तक जो पूरा सफ़र रहा वो कैसा रहा, और उसमें क्या हाइज और क्या लूज रहे, और आपने कैसे नेगोशिएट किए वो? बेसिकली जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, सिटी का एक बटमालू इलाका है, आई एम बॉर्न देयर। तो पहले स्कूलिंग मेरी है तो आसपास ही करानगर में एक स्कूल था, अहमदास पब्लिक स्कूल के नाम से। आई हैड माई स्कूलिंग अप टू मिडिल स्कूलिंग। देन आई वेंट टू टेंडल बिस्को स्कूल, 2 साल वहाँ भी पढ़ाई की। तो वहाँ थोड़ा बहुत एक्सपोजर भी अच्छा मिला, बिकॉज बिस्को का नाम भी काफ़ी उन दिनों था, और बहुत कम ऐसे स्कूल्स थे उस टाइम जो एजुकेशनली और बाकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से काफ़ी आगे थे। तो उसमें बिस्को स्कूल भी एक था। तो वहाँ से एजुकेशन करने के बाद जैसे नॉर्मल हमारा सबका रहता है कि मैं या इंजीनियर बने या डॉक्टर बने, मेरा भी वही नॉर्मल शौक भी था और कोशिश भी की। तो किस्मत को शायद मंजूर नहीं था, तो देन आई लैंडेड अप इन वेटनरी साइंसेस। तो यहाँ का भी एग्ज़ाम हमने दे दिया एंड आई डिड ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस सुकॉस्ट। इट वाज सुकॉस्ट एट दैट टाइम। Yes, it was Sukost. कश्मीर उस टाइम नहीं था, इट वाज सुकॉस्ट जो भी था, एक ही यूनिवर्सिटी थी। तो यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद नॉर्मली जॉब्स वर अवेलेबल हमारे लिए, जितने भी यहाँ से वेटनरी डॉक्टर्स पास आउट होते थे, जॉब्स वर फ्रीली अवेलेबल। आई ऑल्सो अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एंड आई वाज आल्सो सिलेक्टेड। लेकिन हमने क्या सोचा कि मतलब पढ़ाई आगे की जाए। हमें भी देखा कि मतलब यहाँ जो हमारे टीचर हजरात पढ़ाते थे उनका हमने देखा, वो बाहर से आए थे पढ़ के। तो हमें भी शौक़ हुआ कि हम भी बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ के हायर एजुकेशन हासिल करें और इसी टीचिंग प्रोफेशन या रिसर्च एरिया में अपना फिर आगे करें। तो इस हिसाब से आई वेंट टू नेशनल रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, वी क्वालिफाइड दैट एग्ज़ाम एंड I did my master's in biotechnology from Indian Veterinary Research Institute. It is called the Mecca of Veterinary Sciences in India. तो it is a premier institute. तो वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इमीडिएटली आई केम बैक। तो इनिशियली अभी यहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो आई वेंट टू एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट। कुछ साल वहाँ भी काम किया एनिमल्स के साथ, तो वो भी एक अच्छी एक्सपीरियंस थी। तो जहाँ हमने सीखा कि मतलब ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स या बाकी जितने एनिमल्स के साथ वगैरह। तो 2-3 साल वहाँ गुजारने के बाद देन आई ज्वाइंड दिस यूनिवर्सिटी 1998 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इनिशियली आई वाज पोस्टेड एट कैटल फार्म, यहाँ कैटल फार्म यूनिवर्सिटी का है मानसबल में। तो मानसबल फार्म मैंने ज्वाइन किया था उस टाइम एंड आई वर्कड विद एनिमल्स देयर। तो उसमें भी हमने शौक़ हुआ कि मतलब ये एनिमल प्रोडक्शन या बाकी एरियाज जो थे, और अपना बायोटेक्नोलॉजी तो मेरा डिसिप्लिन था ही। तो आई थॉट कि मतलब आगे बढ़ा जाए, और नॉर्म भी है वंस पर्सन ज्वाइन एज ए यूनिवर्सिटी वहाँ पीएचडी करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है ताकि हायर क्वालिफिकेशन एक्वायर करे। तो इट वाज इन 2005 देन आई वेंट एज एन इन सर्विस कैंडिडेट टू पीएचडी। तो पीएचडी मैंने इन सर्विस यहाँ से किया। तो आई वेंट टू नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी एक नेशनल लेवल का रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट इन डेयरी साइंसेज है। तो वहाँ से मैंने पीएचडी का डिग्री वहाँ से हासिल की। लेकिन पीएचडी में मेरा काम जो मेरा वहाँ पर सिलेक्ट हुआ, मैंने वहाँ भी देखा कि मतलब कुछ वो क्लोनिंग में थोड़ा काम कर रहे थे। तो वहाँ पर जो एक ग्रुप था वहाँ पर, तो आई ऑल्सो डेवलप्ड इंटरेस्ट। मैंने भी सोचा कि मतलब मैं भी देखूँ तो इसमें कैसा। काफ़ी मुश्किल काम था, उन्होंने भी कहा कि मतलब ये बड़ा मुश्किल काम है। तो वो भी करीब 97 से लेकर 2005 तक वो भी कोशिश कर रहे थे एंड दे वर नॉट सक्सीडिंग इन प्रोड्यूसिंग क्लोन्ड एम्ब्रियोज। वो भी स्ट्रगल कर रहे थे उसमें। देन आई ज्वाइंड एंड आई आल्सो स्टार्टेड। मैंने भी चैलेंज ले ही लिया। तो जो मेरे गाइड वहाँ पर थे डॉक्टर सिंगला के नाम से, तो उसने भी थोड़ा बहुत एनकरेज किया कि मतलब देख लो अगर आप काम करना चाहोगे इस एरिया में तो आई आल्सो टुक अ चैलेंज। मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। तो इट टुक मी एटलीस्ट 2 years टू स्टैंडर्डाइज दीज टेक्निक्स। पे जो नई अब इसमें टेक्निक्स है उसको सीखना तो काफ़ी मुश्किल टेक्निक्स है। तो उस टेक्निक्स सीखते सीखते काफ़ी टाइम निकल गया, 2 साल। तो यहाँ से मेरी लीव भी उतनी ही थी, स्टडी लीव होती है। तो फाइनली आई थॉट कि पता नहीं अब काम होगा भी या नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इट वाज लक दैट फेवर्ड मी। तो फाइनली आई
सक्सीडेड इन। ये जो आपका पीएचडी था, पीएचडी में आपका व्हाट वर द टेक अवेज फ्रॉम योर पीएचडी? वाज इट द क्लोनिंग? हाँ, बेसिकली प्रोजेक्ट टाइटल जो था इट वाज ऑन प्रोडक्शन ऑफ दिस क्लोन एम्ब्रियोज इन बफलोज। तो वहाँ पर चूंकि बफलो का भी काम ज़्यादा होता है करनाल में, इट्स इन हरियाणा, तो बफलोज पे ही मैंने वहाँ काम ले लिया। तो बेसिकली वहाँ पर क्लोनिंग पे ही काम था। तो बाय शेयर लक वी वर एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज जो हमारी तवक्कात से बाहर था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मतलब मेरे हाथ से भी ऐसा एम्ब्रियोज बन सकते हैं और उनको हम बफलोज में ट्रांसफ़र करके वी कैन गेट अ लाइव बफलो। तो दैट वाज अ मिरेकल फॉर मी आल्सो। तो जब आफ्टर उसकी जेस्टेशन जो है 12-13 महीने के बाद जब बफलो पैदा हुआ तो वी वर एक्साइटेड। तो दैट वाज अ न्यूज़ एट दैट टाइम, इट वाज nationally as well as internationally. Yes, it was. But when first that buffalo calf was born, basically उसका नाम जो समरूपा नाम रखा था उन्होंने। हिंदी में समरूपा का मतलब है हम शक्ल, तो उन्होंने समरूपा नाम दिया था उसको। तो दैट समरूपा डिडंट अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव फॉर सम टाइम। उसका फिर थोड़ा बहुत वो लंग इन्फेक्शन सा हुआ एंड इट्स कम। बट दूसरा क्लोन जो आया फिर उसके बाद वो मेरे हाथ का ही बना हुआ था, गरिमा नाम से। बफलो में दूसरा था गरिमा नाम से। गरिमा, हाँ, दैट गरिमा सर्वाइव्ड। अच्छा, काफी टाइम तक रही। फिर इट वाज आल्सो मेल? इट वाज फीमेल। ओके, फीमेल से मैंने लिया था तो वो भी फीमेल थी गरिमा। तो वो क्लोन वहाँ पर काफी टाइम तक था। तो उसके बाद अभी है वो? अभी तो नहीं है शायद, वो शायद मर गई है। काफ़ी टाइम हुआ, इट वाज इन 2009 इट वाज बॉर्न। तो काफ़ी टाइम हुआ तो उसके बाद हमने वो तो क्लोन वहाँ पर बनाया एंड देन वंस आई केम बैक डिपार्टमेंट, मैंने अपना यूनिवर्सिटी वापस ज्वाइन किया। सो दैट कंक्लूडेड योर पीएचडी देयर विद दिस क्लोनिंग। सो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात यहाँ पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि आपसे पहले कितने लोगों ने क्लोन पे काम की थी उस इंस्टीट्यूशन में और पीएचडी लिया था? एक तो मेरे जो गाइड वहाँ पर थे उन्होंने भी अपने टाइम पे इसी पे काम किया था। ही आल्सो गॉट हिज पीएचडी डिग्री इन सेम एरिया। तो लेकिन वहाँ भी वो सक्सेसफुली लाइव बर्थ नहीं हो पाया उसको। तो वंस आई वाज वर्किंग, मेरे पहले 2 स्टूडेंट वहाँ पर काम कर रहे थे, एक मास्टर स्टूडेंट था और एक पीएचडी स्टूडेंट। दे आल्सो ट्राइड बट दे फेल्ड। तो लाइव बर्थ जो है दैट वाज बेसिकली दैट वाज द माइलस्टोन। सो वंस वी अचीव्ड इट देन एवरीथिंग गॉट स्मूथ। तो उसके बाद आज तक जो है करनाल में करीब 20-25 क्लोन बने हैं बफलो के। तो बहुत सारे अब स्टूडेंट्स वहाँ काम करते हैं, रिसर्चर्स हैं वहाँ पर, दे आर कंटिन्यूइंग। लेकिन बेसिक टेक्निक जो है स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक वो हमने उस टाइम डेवलप की। तो एक रोड मैप हमने उनको बना के दे दिया एंड दे आर नाउ कंटिन्यूइंग इट। अब वो बहुत सारे क्लोन बनाते हैं और आजकल अब क्लोनिंग को अब जीन एडिटिंग के साथ ही हम जोड़ रहे हैं ताकि हम इस क्लोन में कोई जीन्स एडिट करें सो दैट इनकी प्रोडक्शन अच्छी रहे। तो उसमें ये भी है कि ताकि इनका जो बॉडी वेट या मसल मास इंक्रीज़ हो जाए। वो भी एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जॉइंटली काम कर रहे हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के साथ। तो उनका काम बेसिकली है कि वो बफलो पे काम कर रहे हैं तो इंक्रीज देयर मसल ग्रोथ, और हम शीप पे काम कर रहे हैं यहाँ हमारे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कहानी जो कश्मीर में है वो नूरी की कहानी है। जी। और नूरी की कहानी है क्या? बेसिकली नूरी का जो वंस आई कंप्लीटेड माय पीएचडी, तो वंस आई केम बैक तो वी सबमिटेड अ प्रोजेक्ट। तो उस प्रोजेक्ट में हमारा काम उनके साथ था। एक तो उनका काम जो था बफलो पे क्लोनिंग को आगे लिया जाए, तो हमारा काम ये था कि हम पश्मीना गोट पे काम कुछ करें। तो उस पश्मीना गोट पे हमने काम शुरू कर दिया उस टाइम। बेसिकली यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। सो आई वाज वर्किंग एट अ फार्म, मैं फार्म पे था, तो उस फार्म पे वो भी आउटस्कर्ट्स पे है फार्म मानसबल में। तो फिर हमने सोचा कि मतलब वहाँ काम करना मुश्किल हो जाएगा। देन वी एस्टैब्लिश्ड अ फैसिलिटी हियर जो शोहामा कैंपस पे है। तो ये फैसिलिटी जो जहाँ हम आज बैठे हैं, तो ये उसी प्रोजेक्ट की बदौलत हमने यहाँ बेसिक फैसिलिटी एस्टेब्लिश की और बेसिक छोटा छोटा हमने काम इस पर शुरू कर दिया विद द हेल्प ऑफ दैट जो प्रोजेक्ट ICR का फंडेड प्रोजेक्ट था। उसमें हमारा करीब 2-2.5 करोड़ का फंडिंग हुई थी हमारी। तो उसमें हमने बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स की है, माइक्रोस्कोप्स है, इंक्यूबेटर्स है, देन फ्रीजर्स है, बाकी चीज़ें हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पर जोड़ के एक
छोटा सा एक सेंटर खोल दिया है हम। लेकिन डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं, आपको ये बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि बेसिकली नूरी जो है ये एक गोट है, जो गोट एंडेमिक टू लद्दाख है, ये पश्मीना गोट बेसिकली है। तो ये यूजुअली माना यही जाता था कि ये गोट सिर्फ लद्दाख में ही ज़िंदा रह सकती है, और क्योंकि कश्मीर का जो माश का एक हिस्सा जो हैंडीक्राफ्ट वो पश्मीना के साथ जुड़ा है, तो इसीलिए नूरी एक ऑर्डिनरी क्लोन नहीं थी, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेरिमेंट था। तो मैंने इंटरप्ट डॉक्टर साहब को इसलिए किया कि कहीं आप ये ना समझे कि नूरी तो एक ज़माने में फ़िल्म भी बनी थी, नहीं बन पाई, लेकिन ये फिल्म एक ऐसी थी जो शुरू भी हुई और बन भी गई। हाँ डॉक्टर साहब जी, बेसिकली जो नूरी का है प्रोजेक्ट जो हमने चलाया था यहाँ पर, तो नूरी वाज वन ऑफ द क्लोन्स। बेसिकली हमारा काम था ये कि हम ये एस्टैब्लिश यहाँ करें कि मतलब एक क्लोन एम्ब्रियो कैसे बनाएं, उसको फिर ट्रांसफ़र करके एक लाइव बर्थ कैसे पैदा हो, क्योंकि ये स्पीशी डिफरेंट थी। अब बफलो में तो हमने भी किया, हमसे पहले भी लोगों ने वहाँ पर किया था काम, लेकिन पश्मीना गोट पे किसी का काम अभी इस टाइप का नहीं था। तो हमने शुरुआत से ये काम किया, राइट फ्रॉम ज़ीरो। तो हमने फिर सेल्स भी आइसोलेट की, उनको फिर यहाँ पर कल्चर किया। फिर हमने देखा कि मतलब कौन सा स्पीशी से हम एग्स लाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मतलब इस स्पीशी से हम सेल ले लेते हैं और एग्स हम ले लेते हैं किसी और स्पीशी से। उसमें क्या हम स्लाटर हाउस से हम लाते थे, जो हमारे यहाँ स्लाटर होते हैं शीप या गोट, तो वहाँ से ले आते थे। तो उसमें भी हमको दिक्कतें काफ़ी आई कि यहाँ पर जो है गोट, यहाँ आपको पता भी होगा कि लोग प्रेफर नहीं करते हैं गोट का मीट का, बहुत कम खाते हैं। तो गोट यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो फिर हमने क्या किया कि मतलब बाहर जो स्टेट से बाहर गोट्स काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो हमने दिल्ली स्लाटर हाउस से फिर उनकी ओवरीज जो है, जहाँ से हम oocytes कलेक्ट करते हैं इसके एग्स, तो ओवरीज हम वहाँ से ले आते थे। तो दैट वाज अ हेक्टिक पार्ट कि मतलब वहाँ से कोई बंदा जाके वो दिल्ली स्लाटर हाउस से ओवरीज कलेक्ट करके उनको एयरपोर्ट पे ला के फिर बाई एयर यहाँ आ जाती थी। तो वो यूज टू कलेक्ट फ्रॉम अवर एयरपोर्ट हियर श्रीनगर से, फिर यहाँ लाना, और यहाँ हमारे जितने भी वर्कर्स थे उसमें रिसर्चर्स, वो फिर प्रोसेस कर लेते थे। तो इसके चलते फिर काफ़ी टाइम भी लगा इसमें। इट टुक अस ऑलमोस्ट कपल ऑफ ईयर्स, 2 साल इसमें लगे कि हमने स्टैंडर्डाइज टेक्निक्स की, और देन वी वर एबल टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी एम्ब्रियोज जब लैब में बने। देन ट्रांसफ़र के पास तो पहला बर्थ जो हुआ तो वो नूरी का था। तो उससे पहले मतलब हमारी अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट कोई नहीं हुआ नूरी के हवाले से, मतलब उससे मतलब हुए ट्राई तो बहुत किए हमने। अच्छा, ट्राइज तो बहुत किए कि नूरी के लिए हमने करीब 20-25 एनिमल्स में हमने ट्रांसफ़र किए इससे पहले। तो नूरी जो है वो 25 ट्रायल्स के बाद आ गया, एक्सपेरिमेंट के बाद ही आया, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेरिमेंट करने से वो प्रिसिशन आ जाता है हाथ में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो और सीख भी गए बच्चे, क्योंकि नई टेक्निक थी, नई चीज़ें थी। तो यहाँ जो काम करने वाले थे हमारे साथ रिसर्चर्स, उन्होंने सीखा भी इस बीच। तो अल्टीमेटली वो सक्सेस हुई। उसका तो पता ही होगा। वो अब नूरी का क्या हाल है? नूरी का जो है वो यहाँ पर हमारा फार्म है गोट फार्म, तो गोट फार्म पे है। तो तब से लेकर आज तक उसने करीब 5-6 बच्चे दिए हैं अभी तक। तो वो भी नॉर्मल है, क्योंकि उसके बाद हमने उसको नॉर्मल ब्रीडिंग की। एक तो वो क्लोन्स बनी थी, लेकिन क्लोनिंग के बाद हमने उसको नॉर्मल जैसे ब्रीडिंग होती है तो वो करा के देखा कि मतलब जैसे नॉर्मल एनिमल्स है पश्मीना गोट्स, उसका बिहेवियर भी नॉर्मल एनिमल्स की तरह है। और पश्मीना भी हमने उससे कलेक्ट किया, जो यहाँ पर बाकी जितने भी गोट्स हैं जिनसे पश्मीना हमको मिलता था, नूरी से भी हमको अच्छा खासा पश्मीना भी कलेक्ट हुआ। लेकिन what were the net differences between a naturally bred goat and the one that you managed through cloning? तो कोई तो behavioral shift होगा, कोई तो physiological issue होगा, कोई तो yield वाला चक्कर होगा. There could be lot many things. I don't know how you manage these parameters to see the net differences between two copies of the same species. क्लोन का कुछ एडवांटेजेस है। एक तो क्लोन यह है कि मतलब एक सेम टू सेम कॉपी आप बना रहे हैं, तो जेनेटिक पोटेंशियल जो एक एनिमल का है हूबहू आप उसी टाइप का एनिमल बना सकते हैं। सिंपल सी है, अगर गाय आपकी 50 kg दूध दे रही है, अगर उसको क्लोन करके आप एक्सपेक्टेशन ये है कि मतलब वो भी 50 किलो के दूध करीब दे सकती है, तो वो एडवांटेज है। ऐसे ही पश्मीना जो है, अगर कोई पश्मीना अच्छे पश्मीना प्रोड्यूसिंग एनिमल है, मतलब अच्छा खासा पश्मीना दे रही है, तो
उसको क्लोन करके हमारा टारगेट ये रहता है कि मतलब जो भी एनिमल पैदा हो वो भी अच्छा खासा पश्मीना प्रोड्यूस करे। दूसरा ये है कि मतलब आप अगर गाय में देखेंगे तो गाय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बैल तो आपको बहुत कम ज़रूरत पड़ेंगे। अगर आप क्लोन कर सकते हैं फीमेल्स को स्पेशली, तो यू कैन प्रोड्यूस फीमेल्स ऑनली, वो गाय ही बना सकते हैं जितने आपको चाहिए। जब आपको बफलो बुल चाहिए या मेल बुल चाहिए तो उस टाइम आप मेल बना सकते हैं। तो वही हर एक स्पीशी में है, यू कैन कंट्रोल द सेक्स ऑफ एन एनिमल, तो वो एडवांटेज है एनिमल्स में। जैसे ह्यूमन्स में सेक्स रेशो 50-50 रहता है, तो एनिमल्स में भी जब हम बर्थ देखते हैं तो ओवरऑल जो होता है 50-50 रहता है, ठीक है। 50 अगर मेल होंगे 50 फीमेल होंगे, या 19-20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन इस टेक्निक से आप अगर जो आप चाहते हैं, अगर आप मेल ही पैदा करना चाहते हैं तो मेल पैदा कर सकते हैं, फीमेल चाहो तो फीमेल ही बना सकते हो, वो इसकी एडवांटेज। लेकिन मैं ये एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत असर रहता है इसमें कि एनवायरनमेंट आप कैसा दे रहे हैं, उसका थोड़ा असर पड़ सकता है। लेकिन जेनेटिक्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जीन्स हम उसी एनिमल से ले रहे हैं जिसको हमने देखा है कि मतलब परखा है कि ये अच्छा एनिमल है, तो उसी को आप क्लोन कर रहे हैं, तो जेनेटिकली सुपीरियर आपको एनिमल। सवाल ये बनता है कि जो नूरी है और जो नूरी के बच्चे हैं और जो नूरी की माँ थी, इन तीन कैरेक्टर्स में एक स्पीशीज़ के आपने क्या क्या फ़र्क देखा? हाँ, जो नूरी की माँ है वो नेचुरल थी, वो तो नेचुरल ब्रीडिंग से बनी थी। तो नूरी जो है इट्स क्लोन ऑफ दैट, जो उसकी माँ थी उसी का क्लोन था वो, ठीक है। माँ मीन्स जिससे हमने सेल ली थी, लेकिन उसकी एक दूसरी भी माँ थी, दैट्स अ फॉस्टर मदर जो थी, जिसमें हमने इसको एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया था, दैट वाज अ फॉस्टर मदर। तो उसके साथ इसका कोई ये है नहीं कंपैरिजन, क्योंकि वो तो एंटायरली डिफरेंट थी। लेकिन जिससे हमने इसकी वो सेल ली थी, जहाँ से हमने उसका न्यूक्लियर मटीरियल इसकी फॉस्टर मदर भी एक और थी, हाँ वो भी नॉर्मल गोट थी। नहीं, वो पश्मीना गोट, वो भी पश्मीना गोट ही थे, और उसमें नॉर्मल गोट भी काम कर सकती है, क्योंकि गोट ही है। तो इस गोट को आप किसी दूसरे किस्म की गोट, अगर काले रंग की गोट है उसमें भी डाल सकते हैं, तो यू विल गेट पश्मीना बर्थ आउट ऑफ इट, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ा सा इनमें यह भी था कि वो जो नूरी थी वो अपनी माँ की तरह थी, तो जितना उसका माँ का अपना प्रोडक्शन पोटेंशियल था या उसकी जो जेनेटिक्स थी वो उसमें आ गई। और नूरी के जो बच्चे हो गए नॉर्मल ब्रीडिंग से हो गए, तो उसमें क्या होता है कि जो मेल था, मेल और फीमेल, नूरी और जिस मेल के साथ हमने उसको ब्रीड किया, तो वो मिक्स होता है कैरेक्टर्स का, तो जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो मिक्सचर ऑफ टू है, तो वो है। तो क्लोन का ये है कि मतलब वो प्योर फॉर्म में जैसे आपकी जेरोक्स कॉपीज है ऐसे हो जाता है। लेकिन ये जो पश्मीना गोट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ इट्स वूल। सो आपने क्या फ़र्क महसूस किया जो चंगथंग में हमारी गोट होती है और जो कश्मीर में आपने ब्रीड की, चाहे क्लोन से किया नेचुरली किया, व्हाट इज द नेट डिफरेंस बिटवीन द टू? और जिसका जो नॉर्मल हैबिटेट चांगथंग रीजन है लद्दाख का, उसमें और इस रीजन जो हमारा श्रीनगर है, उसमें आल्टीट्यूड का भी फ़र्क है, उसमें टेम्परेचर का भी फ़र्क है। तो उस फ़र्क से क्या होता है कि मतलब पश्मीना जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी ग्रोथ उस एरिया में हो जाती है लद्दाख रीजन में। तो यहाँ हमने देखा कि मतलब जनरल सब में वो इस पश्मीना फाइबर की ग्रोथ कम हो गई, जो पश्मीना निकलता है तो वो उससे कम हो गई। लेकिन जितने बाकी एनिमल्स पश्मीना दे रहे थे उसी हिसाब से हमने देखा कि मतलब नूरी का भी जो पश्मीना था वो भी नॉर्मल था, नूरी का जो आगे बर्थ हुए वो भी नॉर्मल हुए। तो उससे हमको ये पता चला कि मतलब एक क्लोन जो है वो भी एक नॉर्मल जानवर है, उसमें कोई ऐसा खास ऐसा नहीं है कि वो आगे फिर बच्चे पैदा ना करे या ऐसा कुछ नहीं था। हमने उसका देखा फिजियोलॉजी, उसके बाकी पैरामीटर्स हमने स्टडी किए यहाँ पर, तो उससे हमने देखा कि मतलब वो एज गुड एज एक नॉर्मल गोट है, तो उसको हम यूज़ भी कर सकते हैं, उसको हम उसका मीट भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ें अब क्लियर हो गई। नूरी के बाद आपका जो एंगेजमेंट है, रिसर्च का फोकस है क्या आपकी लैब का? हमारी जो ये लैब है, तो नूरी के प्रोजेक्ट के बाद हमने कोशिश की कि हम इसको आगे बढ़ाएं, तो उसमें हमने 1-2 प्रोजेक्ट्स भी सबमिट किए फंडिंग, क्योंकि हर एक रिसर्च के लिए यू नीड गुड फंडिंग फॉर दिस, क्योंकि काफ़ी इसमें खर्चा आता है, केमिकल्स है, बाकी है, एजेंट्स है, मैन पावर चाहिए आपको। तो वी अप्रोच सर्टन एजेंसी एंड अल्टीमेटली वी वर सक्सेसफुल। पिछले 2-3 साल पहले हमको एक और प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमने इसी पश्मीना पे काम किया, बट अब हमने एक कॉलोनी का हमारे हाथ में थी, तो हमने सोचा कि हम जीन एडिटिंग पे काम करें।
तो जीन एडिटिंग अभी रिसेंटली आ गया क्रिस्पर-कैस, जिस पे अभी नोबेल प्राइज़ भी एक ग्रुप को मिला जिसने इस टेक्निक को बनाया है। तो हमने भी कोशिश की, हम भी इस अपने सेटअप में क्रिस्पर-कैस जो एडिटिंग है उससे हम चाहें कि कोई जीन एडिट करे। एडिट क्या करते हैं, हमने नूरी का वो जीन एडिट किया जिससे पश्मीना की प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। तो वो आइडेंटिफाई हुआ? हाँ, कुछ जीन्स लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कि मतलब जिससे फाइबर जो है ग्रोथ या जो वूल है किसी भी स्पीशीज़ में इंक्रीज़ हो सकता है। तो हमने उसी का सहारा लेके सोचा कि अगर हम पश्मीना गोट में ऐसी एडिटिंग करने में कामयाब हो गए तो उससे पश्मीना की पैदावार ज़्यादा हो सकती है। तो वो हमारा फोकस था इसमें। तो बेसिक हमने उस पर काम किया। वो तो एक लंबा सा प्रोजेक्ट है जब तक हम उस लेवल पे पहुँचे, लेकिन बेसिक हमने काम किया कि मतलब क्रिस्पर-कैस से हमने इस लैब में एडिटिंग का काम किया। तो वी आर नियरली सक्सेसफुल इन एडिटिंग आवर दिस एम्ब्रियोज। तो हम वो एडिटेड एम्ब्रियोज फिर हम आगे जाके अगर डेवलप हो गए और उससे कुछ क्लोन बने तो दोज क्लोन्स विल बी एडिटेड क्लोन्स। तो वो एडिटेड क्लोन में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसकी पश्मीना जो प्रोडक्शन है बढ़ जाए। तो वो एक लैंडमार्क है इन फ्यूचर। How much time will it take to so that I will come again and talk to you on the new breakthrough? कांट से वो प्रोजेक्ट बेसिकली तो यहाँ तक था कि मतलब हम लैब में कुछ एम्ब्रियोज बनाएं। तो वी आर ट्राइंग, आगे हम एक और प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मतलब लाइव बर्थ्स हमें यहाँ हो। तो मे टेक 2-3 ईयर्स। तो दूसरा हमारा प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली एक है कि वो पश्मीना जैसा मेरिनो शीप है, तो ये शीप भी हमारा यहाँ इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आज कह रहे हैं कि मतलब मटन जो प्रोडक्शन बहुत कम है उसको बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो हमने भी अपने बायोटेक्नोलॉजी एस्पेक्ट से लेके कोशिश की कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें एक ये है कि मतलब अगर एक जीन एडिटिंग की जाए इस शीप में जिससे इसका मसल बढ़ जाए, मान लीजिए जहाँ 50 kg का एनिमल है उसका अगर 10 किलो इंक्रीज़ हो जाए, 60 किलो का बन जाता है, तो वो भी काफ़ी है। वो 20% इंक्रीज़ उसका मसल मास हो जाता है। तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक जीन जो है इसमें, तो वो हम एडिट कर रहे हैं अभी। तो उसमें भी हमारा एक ICR से ही है प्रोजेक्ट, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है। हम शीप पे काम कर रहे हैं, कुछ लोग बाहर बफलो पे उस पर काम कर रहे हैं। एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। सो वी आर वर्किंग इन दैट प्रोजेक्ट। उसमें भी वो लेकिन ये जो जेनेटिक GM फूड्स जो हैं वो एक एथिकल इशू भी है। अब पता नहीं कि मतलब आई कांट आस्क यू टू बी ऑन दिस साइड और दैट साइड, बट इट इज़ अ डिबेट। इट्स अ डिबेट। तो एथिकल इश्यूज ये है कि मतलब कोई उसका अनकंट्रोल्ड यूज़ ना हो या कुछ ऐसी बीमारियां ना हो। तो यू नीड टू इवेल्युएट इट फर्स्ट। जेनेटिकल फूड भी पॉसिबल अब है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अलो भी किए, बहुत सारे फूड्स हैं। इवन जो क्लोन वाले हैं, क्लोन एनिमल का जो फूड है उसका मीट जो है, तो वर्ल्ड ओवर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव अलाउड इट कि मतलब उसमें कोई खामी नहीं है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम एडिटिंग कर रहे हैं तो एडिटिंग के बाद भी अगर एडिटेड एनिमल को हम देखेंगे उसका भी अब रेगुलेशन आ गई है कि मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं एनी पर्पज़। ठीक है। हाँ, ये देखना है कि मतलब कहीं इसका कोई बुरा असर तो नहीं है कहीं पर, वो स्टडी हो रहा है। तो वो पीपल स्टडी करके ही फिर रेगुलेटरी एजेंसीज है जो देख रहे हैं कि मतलब इसको कैसे हमको अलाउ करें, तो अलाउ कर रहे हैं। डॉक्टर रियाज साहब, अपनी लैब में आपने इतने बिजी शेड्यूल में हमें इतना वक्त दिया, नूरी की कहानी बताई, ये उम्मीद जगाई कि आने वाले दिनों में बहुत सारी नई चीज़ें इस लैब से बिल्कुल मार्केट को संवारने, सुधारने और इम्प्रूव करने के लिए आ जाएंगी। और साइंस का ये जो कश्मकश साइंस की खोज की है वो जारी रहेगी। डॉक्टर रियाज साहब, इतना टाइम हमको देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हम फिर आपको तकलीफ देते हैं एक नए मामले, एक नए ब्रेक थ्रू को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सर, सो नाइस ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।